Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of March 2023. 12 मार्च का द हिंदू पेपर का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। द टर्म सेफ हार्बर वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। सेफ हार्बर टर्म इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑनलाइन कंटेंट, बी सस्टेनेबल प्रैक्टिस एट द इंडियन पोर्ट्स, सी मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज या डी सेक्शुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन। तो किससे रिलेटेड है सेफ हार्बर टर्म? लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। द आंसर इज ए ऑनलाइन कंटेंट। आप सबको पता होगा कि रिसेंटली सेफ हार्बर लॉ जो ऑनलाइन ये इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबको सेफ हार्बर लॉ के कारण काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि ये कहता है कि जो प्रोवाइडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि क्या कंटेंट उनके ऊपर पोस्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो ये सेफ हार्बर लॉ था एक्चुअली। इसके अगेंस्ट देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू मेगा ट्रॉपिक्स MT1 सैटेलाइट। आपको बताना है स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ जॉइंट मिशन डेवलप्ड बाय रशियन एंड चाइनीज स्पेस एजेंसीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज डेवलप्ड फॉर ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इनटू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब देखो इसमें पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया और फ्रांस यानी कि इसरो इंडिया की तरफ से और CNES जो कि फ्रेंच एरोस्पेस एजेंसी है, उन दोनों ने मिलकर के प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मेगा ट्रॉपिक्स MT1 सैटेलाइट। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए इसको डेवलप किया गया और तीसरा की लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अदरवाइज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला सवाल है विद रेफरेंस टू ई वेस्ट रूल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दिए हैं ई वेस्ट रूल्स 2022 के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज़ इंक्लूडेड सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ई वेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट प्रोवाइड्स एनुअल ई वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स टू द प्रोड्यूसर्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ वन एंड टू। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना? एक तो टारगेट दिया गया है प्रोड्यूसर्स को मंथली, और दूसरा ये कि जो सोलर फोटोवोल्टेक्स हैं वो आपके डेफिनेशन के अंदर आएंगे ई वेस्ट की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज प्रीलिम्स क्वेश्चंस। और आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। देखिए दिस इज वन थिंग विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड दैट प्लीज डू लाइक द कंटेंट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल टू डू दैट थिंग फ्रॉम योर एंड। आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम PIB एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो। जो भी न्यूज़ आइटम्स हैं ये PIB इंडियन एक्सप्रेस की। तो पहली जो न्यूज़ है वो है आपके इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। ऑक्सीजन 18 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन 18 हैज़ बीन डिटेक्टेड इन अर्थ मीजोस्फीयर एंड लोअर थर्मोस्फीयर। तो अर्थ के मीजोस्फीयर एंड लोअर थर्मोस्फीयर में पहली बार ऑक्सीजन 18 डिटेक्ट की गई है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीजन 18 है क्या? तो ऑक्सीजन 18 इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। इट हैज़ 8 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स। इसमें 8 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन 18 बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ऑक्सीजन 18 इज यूज टू डिटरमाइन टेम्परेचर एंड एट व्हाट टेम्परेचर आइस फॉर्म्स इन दिस रीजन्स। ये सारी चीज़ें पता लगाने के ऑक्सीजन 18 का यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किसने किया है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑन नासाज सोफिया ऑब्जर्वेटरी। तो सोफिया आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। नासा का है सोफिया। सोफिया का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना? तो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैवी ऑक्सीजन हैज़ बीन डिटेक्टेड आउटसाइड द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के बाहर पहली बार ऑक्सीजन 18 या इतना हैवी जो मॉलिक्यूल है वो मतलब देखा गया है। सोफिया क्या है? सोफिया इज अ स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इट्स अ टेलीस्कोप माउंटेड ऑन बोइंग 747 SP एयरक्राफ्ट एंड इट यूज्ड इंफ्रारेड लाइट टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। तो इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व करती है यूनिवर्स को, एंड इट्स अ टेलीस्कोप बेसिकली माउंटेड ऑन बोइंग 747 SP एंड इट इज़ अ नासाज मिशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड एक और चीज़ बता दो सोफिया के बारे में, इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन नासा एंड द जर्मन एरोस्पेस सेंटर। तो नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का ये है, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
सेकेंड जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग मून टाइम जोन। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने एक सजेशन दिया है कि जैसे हमारे पास अर्थ के टाइम जोन है वैसे हमको एक मून का टाइम जोन भी चाहिए। जैसे मून का टाइम जोन इन द सेंस, मैं आपको समझा दूँ कंसेप्ट क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि लंदन में अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो आप बता सकते हैं ना कि प्लस 5.5 आवर्स का जो डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम और इसमें, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे शाम के, है ना। तो ये क्योंकि हम अहेड हैं, तो अब इनका ये कहना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कि नाउ वी नीड टाइम जोन फॉर मून एज वेल, ताकि हम ये बता सकें कि जब अर्थ में इतना टाइम हो रहा है तो उस समय मून में कितना टाइम हो रहा होगा, या उस कंसेप्ट मतलब ये जानने के लिए बेसिकली दे आर डिसाइडिंग दैट। और इससे होगा क्या कि बहुत सारे जो लूनार मिशन है ना, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टाइम पे लूनार मिशंस करते हैं, तो वो भी आप मतलब कोऑर्डिनेट या सिंक कर सकते हो। तो फॉर ऑल दीज रीजंस द मून टाइम जोन हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। दे हैव प्रपोज्ड दैट वी नीड अ लूनार टाइम जोन या फिर मून टाइम जोन, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड द प्रपोजल कम्स इन रिस्पॉन्स फॉर टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूनार मिशंस बीइंग प्लान्ड एंड लॉन्च्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड एंटिटीज विद सम ऑफ द अपकमिंग मिशंस इंक्लूडिंग जापान का जैसे M1 लूनार लैंडर आने वाला है, एंड नोवा सी लैंडर है ऑफ द हाउस्टन बेस्ड इंट्यूटिव मशीन्स, ठीक है ना। इसके बाद चंद्रयान 3 आप सब जानते होंगे, हमारा खुद का लूनार मिशन है चंद्रयान 3। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड इनको कोऑर्डिनेट या एक मतलब वो करने के लिए ये मून टाइम जोन या लूनार टाइम जोन की बात की जा रही है। नाउ द थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग ई फ्यूल्स और इलेक्ट्रो फ्यूल्स। E-fuels basically are a type of fuel that is produced by capturing carbon emission and combining them with hydrogen made from the renewable or CO2 free electricity। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दो कि इलेक्ट्रो फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कैप्चरिंग कार्बन एमिशन, इसमें कार्बन एमिशन कैप्चर कर लिया जाता है, और हाइड्रोजन इज मेड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी और CO2 फ्री एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ई कैरोसिन, ई मीथेन, ई मेथेनॉल, ठीक है ना। अब दे आर कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स। कार्बन न्यूट्रल फ्यूल क्यों? क्योंकि जब व्हेन ई फ्यूल्स आर बर्न्ड इन एन इंजन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, बट एमिशंस आर बैलेंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द एयर टू मेक द फ्यूल। मतलब जब वो बन रहा था तब कार्बन उसने स्टोर भी किया था ना, हटाया भी था, इसलिए कार्बन न्यूट्रल है। हालांकि जब वो जलेगा तो कार्बन निकलेगा, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड जब वो प्रोसेस बन रही थी, जब वो फ्यूल बन रहा था, तो उसने बहुत सारा कार्बन कैप्चर भी किया था, इस कारण से ये कार्बन न्यूट्रल है। एक सवाल ये आता है कि क्या ये इलेक्ट्रोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स कहे जा सकते हैं? यस, इलेक्ट्रोफ्यूल्स आर 4th जनरेशन बायोफ्यूल्स, है ना। तो याद रखिएगा 4th जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं। द 3rd and 4th जनरेशन बायोफ्यूल्स आर यूज नॉन एरेबल लैंड, नॉन एरेबल लैंड का यूज़ होता है इसमें। एंड नॉन एरेबल लैंड मतलब कि ऐसे लैंड जो कि सुटेबल नहीं है फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड ऑल, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताना था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 न्यूज़ आइटम। इलेक्ट्रोफ्यूल्स के बारे में भी आपको पता चल गया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे सिकल सेल स्क्रीनिंग मीट्स ओनली 1% ऑफ द टारगेट हर्टिंग द एम्बिशियस एलिमिनेशन गोल। अब आप सबको पता है कि हमारे इस बार के बजट में अनाउंस किया गया कि सिकल सेल एनीमिया के 2047 तक हम रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। 2047 तक रिमूव करना था। अब 2047 तक रिमूव करने के लिए जो टारगेट रखा गया था वो ये रखा गया था कि इस बार लगभग 2022-23 में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन अब जब स्क्रीनिंग मतलब उसके बाद पता चला कि केवल 1,05,000 लोगों का ही मतलब स्क्रीनिंग किया गया है, ठीक है ना। ओनली 1,05,000 पीपल हैव बीन स्क्रीन्ड सो फार, जो कि अपने टारगेट का केवल 1% है। टारगेट है 100 करोड़ मतलब 1 करोड़ का, और 1% मतलब 1 लाख लोगों का ही बस किया गया है, ठीक है ना। फिर बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को रिमूव कर देंगे, है ना। और आगे के लिए ऑथर ने कहा कि अगर हमको ये टारगेट पूरा करना है तो 2025-26 तक कम से कम हमको 7 करोड़ लोगों को मतलब वो करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। सिकल सेल एनीमिया के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो मिस शेप या ब्रेक डाउन हो जाती है। मिस शेप मतलब कि मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल शेप है ना आपके, द नॉर्मल शेप ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज राउंड, है ना, राउंडेड शेप रहता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसका शेप कुछ इस तरीके का सिकल टाइप का हो जाता है। इट टर्न्स इनटू, लेट मी शो यू वन डायग्राम, लेट मी शो यू दैट।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिकल सेल डिसीज में यहाँ पे नॉर्मल ब्लड सेल्स आपको दिख रही है, दिस इज द नॉर्मल ब्लड सेल्स, दीज आर द नॉर्मल ब्लड सेल्स, दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। वहीं पे जो सिकल सेल्स हैं दे आर सिकल लाइक, एंड यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है, दैट ऑल्सो बिकम्स डिफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में एक तो राउंडेड है, ये राउंडेड है, और एक आपकी यहाँ पे इस तरीके की है। जब आपकी ये वाली होगी तो ये ब्लड फ्लो को क्या करेगा, रोक देगा ना। व्हाट है, द राउंडेड के तो साइड से निकल भी सकती है, ब्लड निकल जाएगा, लेकिन जो इस तरीके से है ये तो पूरा रास्ता रोक लिया ना ब्लड का, तो ब्लड का फ्लो बिल्कुल इंपीड कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। और जब ब्लॉकेज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कई बार यहाँ पे आपको अनीमिया भी होगा, आपको पेन भी होगा, क्योंकि पेन इश्कीमिया हो रहा है ना, इश्कीमिया इज अ सॉर्ट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम ओनली। इश्कीमिया जो है, इश्कीमिया इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, जहाँ पे इस तरीके से ब्लड फ्लो जो है वो इम्पीड हो जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ठीक है ना। एंड ये जो इशू आता है कई बार ये जेनेटिक है, एंड ये इशू आता है बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम 11, 2 कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा HBB जीन का, इसका ही फोटो भी आपको दिख रहा होगा, क्रोमोसोम 11। तो कभी अगर आपसे भूले भटके ये क्वेश्चन आ गया कौन सा क्रोमोसोम, तो वहाँ के लिए है ये जो फैक्ट बता रहा हूँ आपको, वैसे इसको मत याद रखना, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे सिकल सेल में आपको बता दी, ऑब्वियस बात है जब इसके शेप सिकल टाइप को जाएंगे तो ये बाकी रेड ब्लड सेल्स जो स्फेरिकल है उनको भी बार धीरे धीरे सिकल टाइप पे कर देगा, और ये फिर ब्लड का जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा, ब्लड आपका सही से मूव नहीं करेगा मतलब ट्यूब्स में, सेल्स में। तो ये दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आई थिंक मुझे लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, लास्ट में ज़्यादा अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ पे एक तो स्पोर्ट्स सेक्शन में एक न्यूज़ है, यहाँ पे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में है। इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लार्जेस्ट फुल्ली सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फुल्ली सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको अनाउंस किया है एज द लार्जेस्ट फुल्ली सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, आप याद रखेगा, उड़ीसा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन उड़ीसा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे है सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर। अब आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आइटम, आप सबको पता होगा, कल भी मैंने आपको बताया था हालांकि, बट इसको याद रख लो। सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर हुआ है। सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर क्यों हुआ, क्या रीजंस थे वो हम देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 1983-84 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बहुत पहले बनाया गया था ये, और ज़्यादातर ये सिलिकॉन वैली में जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग और ये सब प्रोवाइड करने का काम करता था सिलिकॉन वैली बैंक। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्या रीज़न था कि ये फेल हो गया, बिकॉज ऑफ द फेडरल बैंक रेट इंक्रीज। फेडरल बैंक आप सबको पता है जो अमेरिकन बैंक है, वहाँ का सेंट्रल बैंक, उसने रेट इंक्रीज करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू टैकल द इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उन्होंने वो किया। अब देखो जब इन्फ्लेशन को टैकल करेंगे और रेट बढ़ाएंगे तो लोग बैंक से लोन लेना तो बंद कर देंगे। तो वहाँ के स्टार्टअप्स ने किया क्या, स्टार्टअप्स वर फेसिंग द लिक्विडिटी क्रंच। स्टार्टअप्स में जब लिक्विडिटी क्रंच आई अभी रिसेंटली, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टेकिंग आउट द मनी, वो पैसा निकालना शुरू कर दिया SVB से, है ना। जो आपका SVB बैंक था तब तक उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखे थे बॉन्ड्स में और यहाँ वहाँ, तो अब उसको जब पैसा देना पड़ा, जो मतलब लोग थे जो डिपॉजिटर्स थे, जब वो पैसा मांगने आए तो उसको पैसा देने के लिए क्या करना पड़ा, उसको पास अचानक से जब इतने लोग आ गए, एक बैंक रन टाइप की सिचुएशन बन गई, तो उसको सेल करने पड़ेगा, उसको अपने बॉन्ड्स लॉस में भी सेल करने पड़े। उसमें फिर उन्होंने $1.8 बिलियन का लॉस हुआ, $1.8 बिलियन का लॉस उन्होंने देखा। तो ये सारी चीज़ें जिसका कारण फिर वहाँ पे और लोग पैसा लेने आ गए, उसके शेयर की प्राइस गिर गई, तो ऐसे में फिर इसको शट डाउन किया गया, है ना। इट वाज शट डाउन बिकॉज ऑफ दैट। एंड यहाँ पे एक बॉडी है FDIC, आप सबको पता होगा कि वहाँ पे जो FDIC फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने अनाउंस किया दैट लेंडर मतलब SVB को शट डाउन किया गया है एंड प्लेस्ड अंडर द रिसीवरशिप, एंड FDIC ऑल्सो एडेड दैट इट वुड सीक टू सेल SVB's एसेट्स नाउ। अब SVB के एसेट्स बेचे जाएंगे। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक क्राइसिस है आफ्टर द 2008 लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस। लेहमन क्राइसिस के बाद की ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा।
इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आई स्ट्रॉन्गर टाइज इन क्रिटिकल मिनरल्स फील्ड। अब इंडिया के पास आप सबको पता है स्कैर्सिटी है क्रिटिकल मिनरल्स की, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। और ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं इसके क्रिटिकल मिनरल्स के। तो अब इस फील्ड में हमको ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेशली जैसे कि लिथियम में और कोबाल्ट में, है ना, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स अगर मैं आपको बताऊँ, क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ के, एंड दे आर एट द रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस एज वेल। एंड मेजर क्रिटिकल मिनरल्स में आता है लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और ऑल बनाने के काम में आते हैं। एरोस्पेस में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस में, है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान है इन मिनरल्स का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड कोबाल्ट, निकल, लिथियम और इस तरीके के जो है ये एलिमेंट्स याद रखेगा। दीज आर द क्रिटिकल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजिटल इकोनॉमी एज वेल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द यूकेज़ न्यू पॉलिसी ऑन रेफ्यूजीज़। तो आप सबको पता है कि अभी यूके में जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ऋषि सुनाक के अंतर्गत, दे आर प्रपोजिंग टू अडॉप्ट अ न्यू एंड स्ट्रिक्टर पॉलिसी टू डील विद द असाइलम सीकर्स। तो वहाँ पे जो असाइलम सीकर्स हैं या इन माइग्रेशन जो हो रहा है यहाँ पर वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन है उसको डील करने के लिए ऋषि सुनाक जी ने काफ़ी एक नया प्लान प्रपोज किया है। एंड इस प्लान के अंतर्गत क्या उन्होंने कहा है कि जो भी लोग आएंगे वहाँ पे, है ना, और या फिर इस तरीके का माइग्रेशन होगा या कोई असाइलम सीकर है अराइविंग टू यूके बाय बोट, उनको एक थर्ड कंट्री में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ यूएन रेफ्यूजी एजेंसी जो है, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, उसने काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब इट हैज़ बीन हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय यूएनएचसीआर, बट इनका ये कहना है कि इनको एक थर्ड कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में, मोस्ट प्रोबेबली रवांडा में शिफ्ट करने की बात चल रही है कि दैट विल बी अ सेफ कंट्री, अनदर सेफ कंट्री, एंड वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। एंड ये वैसे तो जो यूएनएचसीआर उसका ये कहना है कि दिस इज़ अ टोटल वायलेशन ऑफ द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसका वायलेशन है ये, है ना। यूएनएचसीआर कब बना था अगर आपसे कोई पूछे तो 1954 के आसपास यूएनएचसीआर बना था। तो ये भी आप ये याद रख सकते हैं चीज़ें। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये एक जो नई पॉलिसी है उसमें वो थर्ड कंट्री रवांडा में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको मैप शो कर देता हूँ रवांडा का, अगर आपने देखा है तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द मैप। अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे रवांडा, उसके बॉर्डर में यहाँ पे आपको तंजानिया दिख रहा होगा, नीचे बुरुंडी दिख रहा होगा, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिख रहा होगा, ऊपर आपको युगांडा दिख रहा होगा, है ना। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके साथ, है ना। तो ये ऊपर युगांडा दिख रहा है, यहाँ पे आपको तंजानिया, बुरुंडी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्क नेशनल डेस वोल्केन्स नाम की एक लेक भी, या एक वो भी दिख रहा होगा, एंड लेक कीवू यहाँ पे आप दिख रही है, देखो लेक कीवू, KIVU, लेक कीवू इज़ देयर, है ना, आपको दिख रहा होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लेक मुहाजी, लेक मुगेसेरा, ये अलग अलग लेक्स हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो अगली न्यूज़ है वो है वाई इज क्रिप्टो ट्रेड विद इन PMLA एम्बिट नाउ। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो होल्डर्स हैं, है ना, इवन मोर देन द US क्रिप्टो होल्डर्स आर देयर, है ना। तो अब इसको PMLA के अंदर लाया गया है। इसका मतलब क्या है PMLA के अंदर लाया गया है? तो PMLA के अंदर लाया गया है ट्रांजेक्शन्स को। इसका मतलब है कि इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जो क्रिप्टो जैसे वजीर एक्स हो गया, ये सब CoinDCX हो गया, ये इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। नाउ दे विल हैव टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी टू द FIU इंड, यानी कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट विच इज़ द सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसैमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, है ना। तो FIU इंड ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हालांकि। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, तो इसको रिपोर्ट करना होगा। जो भी आपके एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कोई भी इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है जो कि मतलब जिसके ऊपर डाउट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ब्रिंगिंग इट इन द PMLA।
ठीक है ना। एंड जब FIU को लगेगा कि कोई दिक्कत है तो वो फिर ED को इन्फॉर्म करेगा। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 8(4) जो है एक्ट का, PMLA एक्ट का, वो कहता है ED हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स टू सर्च एंड सीज सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी विदाउट एनी जुडिशियल परमिशन। तो बिना किसी जुडिशियल परमिशन के ED के पास पावर है कि वो सर्च एंड सीज कर सकती है सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के या बिना किसी जुडिशियल परमिशन के। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो कि ED के पास है अंडर द PMLA एक्ट। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं अगला जो है हाउ इज़ बंगाल टैकलिंग फैटल वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ बंगाल में एडिनो वायरस का काफ़ी ज़्यादा इस समय वो चल रहा है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का है, उसने कहा है कि एडिनो वायरस जो है बेसिकली दे आर कॉमन वायरसेस विच टिपिकली कॉज माइल्ड कोल्ड और फ्लू लाइक इलनेस। तो ये जो एडिनो वायरस जो होता है, लिख लीजिए आप लोग वर्ड, ये लिख लीजिए, एडिनो वायरस जो होता है दे आर कॉमन वायरसेस। एक तो वायरस है, कॉमनली ये माइल्ड कोल्ड या फ्लू लाइक इलनेस कॉज करते हैं, है ना। इट यूजली स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। जब आप क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहते हैं एक व्यक्ति के तो वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर ऑल्सो बाय कफिंग एंड स्नीजिंग एंड बाय टचिंग एज वेल, है ना। तो इस तरीके से होता है। वाइल द वायरस कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप, चिल्ड्रन विद लो कंप्रोमाइज इम्यूनिटी आर एट द हायर रिस्क। वैसे तो किसी को भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बच्चे जो रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा कम रहती है उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सिम्टम्स वही हैं, फ्लू लाइक, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस। ठीक है ना। एंड वहाँ पे जो ह्यूमन एडिनो वायरस है उस कारण से काफ़ी ज़्यादा बंगाल में एक सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कैमरा कन्फर्म्स हाउ फ्लेम्स फॉर्म सूट। तो यहाँ पे फ्लेम्स सूट कैसे बनता है ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट कैमरा में कंफर्म कर दिया है। जर्मनी एंड US के साइंटिस्ट ने बनाया था वर्ल्ड का फास्टेस्ट सिंगल शॉट लेज़र कैमरा विच इज़ 1000x फास्टर दैन द प्रेडिसेसर्स। ठीक है ना, 1000 गुना ज़्यादा फास्ट अपने पहले के फास्ट कैमरा से। एंड इट हैज़ बिन बिल्ट बाय जर्मनी एंड द US। जर्मनी एंड द US से बनाया गया। दे यूज्ड द कैमरा टू प्रोवाइड मोस्ट प्रिसाइज व्यू of how a hydrocarbon flame produces soot, है ना। and it can teach us about important climate pollutant which are produced in the kitchen, stoves, car engines etc. ठीक है ना। ये जो डिवाइस है इसकी टेक्निक होती है लेज़र शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। ये जो फास्टेस्ट कैमरा है इसकी टेक्नोलॉजी है LS कप। LS कप क्या होता है? लेज़र शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। ठीक है ना, लेज़र शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी एंड इट कैन रिजॉल्व अ प्लेन ऑफ अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट लाइक अ फ्लेम और स्प्रे इन एनी टर्बिड मीडिया एंड कैन रिजॉल्व फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन स्पेस एंड टाइम। तो बहुत ही फास्ट कैमराज है एंड यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो आपको नोट यही करना है, केवल LS कप याद रखना है, लेज़र शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी, और किस तरीके से इसका यूज़ किया गया, किसने बनाया है, जर्मनी US ने मिल करके बनाया है। तो ये भी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब LS कप में होता क्या है, तो एक लेज़र शीट इमेजिंग होती है, कंप्रेस्ड सेंसिंग होती है एंड स्टैंडर्ड स्ट्रीक कैमरा रहता है। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें रहती है बेसिकली। एंड लेज़र शीट इज बेसिकली अ शीट ऑफ लेज़र लाइट दैट इल्यूमिनेट्स अ स्टेबल कैरोसिन फ्लेम। ठीक है ना, तो लेज़र शीट क्या होती है? इट्स अ शीट ऑफ लेज़र लाइट दैट इल्यूमिनेट्स अ स्टेबल कैरोसिन फ्लेम एंड द शीट इज एमिटेड एज अ 15 नैनोसेकेंड वाइड पल्स। ये जो शीट होती है ये एमिट की जाती है एज अ 15 नैनोसेकेंड वाइड पल्स एट द फ्लेम। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है विच ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये आपको बता दिया मैंने। अगली है न्यूज़ जापानीज़ इंसेफेलाइटिस के रिगार्डिंग। तो जापानीज़ इंसेफेलाइटिस के रिगार्डिंग एक नई वैक्सीन भी बनी है, वो भी बता दूं। जापानीज़ इंसेफेलाइटिस के रिगार्डिंग हमारी जेन वैक, एक याद रखिएगा, जेन वैक। दिस इज़ अ वैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है एंड इट्स अ 1 डोज जिसको अप्रूवल दिया जा चुका है ऑलरेडी। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय DGCI, है ना, ड्रग कंट्रोलर, है ना, ड्रग कंट्रोलर ने इसका अप्रूवल दे दिया है एंड इसको सिंगल डोज वैक्सीन के रूप में किया गया है एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी इसको लाया गया। तो ये जेनवैक आप ज़रूर याद रखिएगा। एंड अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जापानीज़ इंसेफेलाइटिस एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है ना, इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस, है ना, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस।
and it belongs to the same genus as dengue, yellow fever and west nile viruses. तो ये उसी जीनस का है जिसके डेंगी है और येलो फीवर है, वेस्ट नाइल वायरस है, उसी का है जापानीज इंसेफेलाइटिस भी. एंड द फर्स्ट केस वाज इन जापान 1871 एंड टारगेट जो रहता है इसका प्राइमरली वो चिल्ड्रन रहता है ना. तो ये भी एक आप याद रखिएगा. एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय राइस फील्ड ब्रीडिंग मॉस्किटोज, जो क्यूलेक्स ग्रुप के रहते हैं ना, तो वो मॉस्किटोज है. एंड द मॉस्किटोज ट्रांसमिट जापानीज इंसेफेलाइटिस बाय फीडिंग ऑन डोमेस्टिक पिग्स एंड वाइल्ड बर्ड्स इन्फेक्टेड विद द जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस. एंड इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसका जो आउटब्रेक है वो भी एक जूनोटिक आउटब्रेक है ना. तो ये आप ये याद रख सकते हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एंड जो मोस्ट सिम्टम्स रहते हैं वो फीवर, हेडेक, ये सब रहते हैं ज़्यादातर. एंड सीवियर अगर है किसी को तो सडन हाई फीवर, नेक स्टिफनेस, डिसोरिएंटेशन, अकेजनल कन्वर्जन्स, ये सब आपको हो सकता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल. तो ये एक इम्पॉर्टेंट, हालांकि जिनबैक मैंने आपको बता दिया वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है ये, तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव कर सकते हैं, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं. यहाँ पे देखते हैं कुछ और अगर न्यूज़ आइटम है. तो स्टेट्स डिमांड दैट लाइटनिंग मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज ए नेचुरल डिजास्टर. अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स ने डिमांड किया कि लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर के रूप में आप डिक्लेयर करो. क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि प्रेजेंटली जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग साइक्लोन्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव्स, ये सब ही डिजास्टर्स के रूप में क्लासिफाइड हैं अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, है ना. एंड 75% ऑफ दिस इज फंडेड बाय द सेंटर. लेकिन इसके अंदर लाइटनिंग नहीं कवर्ड है, तो जो भी बेनिफिट्स हैं अगर उनको किसी को मिल सकते हैं तो वो नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट. एंड लाइटनिंग के कारण जिन लोगों की जाने जा रही हैं दैट इज़ मच मोर देन सम ऑफ दीज डिजास्टर्स एज वेल. इस कारण से लाइटनिंग को एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर करने की बात की जा रही है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.